ईडी के तरफ से लालू परिवार के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आरजेडी हमलावर है। आरजेडी के तरफ से पटना के तमाम इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव को टाइगर दर्शाया गया है और साफ साफ लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को चारों तरफ से शिकंजा कसते हुए दर्शाया गया है जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के साथ साथ आरएसएस के चिन्ह भी डाले गए हैं। आरजेडी के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि जिस अंदाज में बीजेपी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ शिकंजा कस रही है, इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव रियल टाइगर हैं। इस देश में अगर कोई गरीबों के दिलों पर राज करता है उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इतना सब कुछ होते हुए और लोगों उनको फेरा में डालते रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, सब तरह का उनके खिलाफ में मामला आता रहा है, लेकिन आज भी गरीब लालू प्रसाद यादव का ही नाम लेता है और गरीब के दिलों पर राज अगर कोई करता है वो लालू प्रसाद। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने साफ साफ लालू राबड़ी शासनकाल का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की स्थिति थी और ऐसी स्थिति में जब तक आरजेडी लालू प्रसाद यादव के छत्रछाया से बाहर नहीं निकलती है तब तक आरजेडी का विकास संभव नहीं है। क्या कहा विनोद नारायण झा ने, जरा गौर से सुनिए। लालू यादव के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीरो पर आउट होंगे। लालू यादव को याद कर अभी भी बिहार की जनता सिहर जाती है। ये स्ट्रेटजी गलत है, इसका घाटा होगा राजद। इसके बाद आरजेडी और हमलावर हो गई क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों के बीच गोलीबारी हुई और एक की जान चली गई और आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आरजेडी ने तीखे हमले करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है, आम तो आम खास भी सुरक्षित नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी मूवी छावा के रिलीज होने के बाद से औरंगजेब के कब्र का मुद्दा गर्म है। नागपुर के दंगों के बाद अब एक नया लिंक सामने आया है कि बांग्लादेश से कुछ लिंक है इस दंगों का, जिसमें चिन्हित करके लोगों के घरों को जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या इन आक्रांताओं का महिमा मंडन होना चाहिए? क्या राजनीति इससे आगे की है? क्या बिहार चुनाव तक ये राजनीति ऐसे गर्म रखने की कोशिश है? पर सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ पर सह अस्तित्व की बात है और ऐसे में हम सभी को आगे बढ़ने के लिए आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रहना होगा, जिसमें इस तरह से गड़े मुद्दों को उखाड़ने का काम बंद करना होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संथाल परगना को लेकर एक बयान दिया। उस बयान में ये कहा गया कि हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के इलाके को औरंगजेब की धरती बनाकर रख दिया है। इसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ महत्वपूर्ण कारण है। गुरुवार को सदन में बजट सत्र झारखंड में चल रहा है और बजट सत्र के दौरान बीजेपी प्रवक्ता के उस बयान का मुद्दा छाया रहा। सदन के बाहर कई मंत्रियों ने उनके इस बयान का विरोध किया, उनके इस बयान के खिलाफ कहीं न कहीं बयान दिया। मंत्री इरफान अंसारी, जो कि संथाल परगना इलाके से ही आते हैं और इस मुद्दे के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं, घुसपैठ के मुद्दे को चर्चा में रखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा दिल्ली काफी दूर है। दिल्ली झारखंड में क्या हो रहा है? अभी तो सरकार का गठन हुआ है और अभी तो हम लोग बजट पढ़ रहे हैं। 5 साल का लेखा जोखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और किसी दिल्ली वाले पर पैनी नजर हो गई है झारखंड का। दिल्ली हो या भाजपा हो, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहता। मंत्री रामदास सोरेन ने तो यहाँ तक कहा कि घुसपैठ का मुद्दा बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा है और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। तो बीजेपी, जो कि केंद्र में शासन कर रही है, वही इस तरह के आरोप लगा रही है। केंद्र में उनके सरकार है और
बांग्लादेश से कैसे हमारी झारखंड में बांग्लादेशी आ रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी पे उन्हीं के अंडर में है, और उसके बावजूद भी कैसे यह झारखंड में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके मतलब ये भारत सरकार, केंद्र सरकार बांग्लादेशी बॉर्डर को ढील छोड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी प्रवक्ता के औरंगजेब वाले बयान ने कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति को भी गरमा दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। एसिड पीड़ितों का निजी अस्पतालों द्वारा इलाज करने में आनाकानी करने या मुआवजे में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चिंता व्यक्त की है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस तरीके से मुआवजे देने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर मुआवजे देने में देरी होती है या कोई अस्पताल इलाज करने में देरी करता है तो इसकी जानकारी तुरंत नालसा को दिया जाए और उसके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन होना चाहिए। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित 11 राज्यों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द जवाबी हलफनामा दाखिल करें और इसके लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दे दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक 4 साल की तेजाब पीड़िता को इलाज करने में निजी अस्पताल आनाकानी कर रहे थे, उसे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे कई एसिड पीड़िता हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मामले में जवाब दाखिल करती हैं और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी तरफ से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक याचिका भी बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में आदित्य ठाकरे सहित कई लोगों पर, कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उनकी बेटी की हत्या की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कई वर्षों से जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई जो निष्कर्ष है वो नहीं निकला है। हालांकि इस पूरे मामले को एक बार फिर से रीओपन किया गया है और आज उनके वकील की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें उनके वकील ने कई जो मुद्दे हैं उसे उठाए हैं और कई जो गंभीर आरोप है वो आदित्य ठाकरे पर, इसके साथ ही साथ कई पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए हैं। उनके वकील नीलेश ओझा ने कहा है कि उनके पास कई महत्वपूर्ण, कई अहम सबूत है जिसके आधार पर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आगे इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे और दिशा सालियान को न्याय दिलाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर अब जो विपक्ष है और पक्ष है आमने सामने आ चुका है और इस पूरे मामले को लेकर आदित्य ठाकरे का खुद जो बयान है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से ये पूरा मामला चल रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा है कि वो खुद कोर्ट जाएंगे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से वापस से दिशा सालियान के केस को रीओपन किया गया है उनके पिता की तरफ से, आखिरकार आगे क्या कुछ होता है, क्या दिशा सालियान को न्याय मिलेगा या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है जिले के डीएम और आला अधिकारियों के सेवा, सुरक्षा, सुशासन के नाम पे जो सरकार ने काम किया है उसको लोग जनता के बीच लेके जाए। यह कार्यक्रम 25 से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें
सरकारी विभाग के अधिकारियों को अपने विभाग की प्रदर्शनी लगानी होगी और लोगों को बताएंगे कि योगी सरकार के वो सारे फैसले जिनके कारण उनके लाइफ स्टाइल से लेके उनका आर्थिक विकास हुआ, सरकार ने जो योजना बनाई गरीबों के लिए उसको उनको कितना फायदा मिला। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। वाराणसी से नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर लौट रही महिला की राजधानी लखनऊ के मलियाबाद में हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति क्या यही कहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं और बेटियां आज सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनकी सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। बता दें घटना देर रात मंगलवार की है, जब वाराणसी से अपने भाई के घर लौट रही महिला आलमबाग बस अड्डे पहुंचती है। वहां से ई रिक्शा करके अपने भाई के घर रवाना होती है। उतनी देर में ई रिक्शा ऑटो ड्राइवर ने उसको अगवा कर वारदात को अंजाम देता है। वारदात से पहले महिला अपने भाई को लाइव लोकेशन सेंड करती है। लाइव लोकेशन के जरिए भाई को पता चलता है कि लोकेशन में बदलाव हुआ है और सही जगह ना होकर गलत जगह वो लड़की पहुंच गई है। हालांकि लाइव लोकेशन के दौरान जब भाई अपनी बहन से बात करता है तो 1.5 से 2 मिनट के बीच में यह बहन कहीं ना कहीं डरी और सहमी रहती है। उसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। भाई इसके बाद 112 नंबर पर डायल करके लापता होने की सूचना देता है, जिसके बाद घटनास्थल में पहुंच गए पुलिस बल पूरी घटना की छानबीन करती है और मलियाबाद के वाजिद नगर में महिला की शव मिलता है। हालांकि इसके पूछे कुल 3 टीमें लगाई और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर कौन था। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। औरंगजेब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये विवाद वाराणसी भी पहुंच चुका है। आज वाराणसी में हिंदुवादी संगठनों ने एक पत्रक दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वाराणसी में औरंगाबाद नाम का एक जगह है जिसे बदला जाना चाहिए, उसका नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद एक ऐसा नाम है जो कि औरंगजेब की याद दिलाता है। औरंगजेब एक ऐसा आक्रांता था जो काशी पहुंचा और तमाम मंदिरों को ध्वस्त किया। इस दौरान उसके सैनिक औरंगाबाद में रहे और उस दौरान से ही उस जगह को औरंगाबाद कहा जाने लगा और अब ये मुमकिन नहीं है कि उस जगह का नाम औरंगाबाद रहे। ऐसे में इस नाम को बदल दिया जाए। हालांकि विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने एक पत्रक नगर निगम पहुंचकर दिया और नगर आयुक्त से यह अपील की कि इस नाम को जल्द से जल्द बदला जाए। ये पत्रक है जो आताताई औरंगजेब के नाम पर वाराणसी में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है, उस औरंगाबाद नाम को बदल दिया जाए और सनातनी नाम रखा जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि इस नाम को बदला जाता है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये विवाद अब शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन स्वास्थ्य के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। इंदौर में रंग पंचमी की गैर में उपद्रव करने वाले 40 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी की मदद से एक दूसरे पर चप्पल जूते फेंकने वाले, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले और चेन स्नैचिंग करने वाले, इस तरह के मिलाकर के 40 लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ की है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चेन स्नैचर गिरोह जो है हरियाणा की मेवात गिरोह से संबंधित लोगों का है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और एक पुरुष भी शामिल है। पुरुष के पास से एक चेन काटने का औजार भी मिला है जो पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल गैर खत्म होने के बाद 2 थानों में 25 से अधिक शिकायतें मिली थी, जिसमें किसी ने चेन, किसी ने पर्स अपने गुम जाने की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने इसी आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन अपराधियों की धरपकड़ की है। कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें महिलाओं ने जब रिपोर्टिंग की तो उनको तत्काल भीड़ से अलग किया गया और उनको MG रोड थाने भिजवाया गया। कुछ लोग जूते चप्पल भी फेंक रहे थे, यहाँ तक कि कुछ हरियाणा और मेवात और पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। वो लोग उसमें कुछ महिलाएं थी, लगभग 5-6 महिलाएं ऐसी मिली जो हरियाणा मेवात की रहने वाली थी, दिल्ली की भी थी, जिन लोगों ने अपने खाली बैग और वगैरह रख करके और लोगों के चेन स्नैचिंग करने का भी प्रयास किया था। तो उनको वहीं के लोगों ने, स्थानीय जो गैर में अन्य लोग थे, उन लोगों ने बताया, रिपोर्टिंग की, तत्काल उनको वहां भीड़ से अलग किया गया और उनको MG रोड थाने बैठाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। जिला प्रशासन इस गैर को यूनेस्को की धरोहर में शामिल करने के प्रयास कर रहा है, लेकिन अपराधी हैं कि इसे बदनाम करने की कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। ग्वालियर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली स्वर्णरेखा नदी अपने हाल पर बेहाल बनी हुई है और इसके जीर्णोद्धार को लेकर ग्वालियर अधिवक्ता के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के द्वारा नगर निगम को इसके लिए आदेश जारी किया कि क्या कुछ जीर्णोद्धार को लेकर इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा लगातार जो है कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। कई जगह कचरे के बड़े बड़े पहाड़ जमे हुए हैं, कई जगह सीवर का पानी गंदा बह रहा, कई जगह इंक्रोचमेंट है। जो नदी चौड़ी हुआ करती थी वो नाले के रूप में, एक नाली के रूप में परिवर्तित हो गई है। और मैं मानता हूं कि नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह लापरवाह हैं और चूंकि कई वर्षों से जमे हुए हैं और इनके द्वारा इस स्वर्ण रेखा के मामले में करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा आया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। और इसमें मिलने वाले जो डैम हैं, चाहे हनुमान डैम की बात करें या अन्य डैम की बात करें जो इससे प्रभावित करते हैं, जब उसकी रिपोर्ट सौंपी गई तो निगम का कहना था इन सब में जल का स्रोत जो है वो साफ है और साफ जल आ रहा है। वहीं जब अधिवक्ता के द्वारा जब एविडेंस पेश किए गए, फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स, तो कहीं ना कहीं जो नदी है वो बुरी तरह से गंदगी भरी हुई है, उसमें गंदे नाले मिल रहे हैं जिससे उसमें गंदगी का हाल मचा हुआ है और जगह जगह बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा नगर निगम को फटकार लगाई गई है। अब 24 अप्रैल को फिर से एक बार नगर निगम को तारीख दी गई है जिसमें उपस्थित होगा नगर निगम को अपनी रिपोर्ट जो है पेश करनी होगी और देखना होगा इस बार नगर निगम अपनी क्या कुछ पेश रिपोर्ट करता है। फिलहाल अधिवक्ता के द्वारा जो एविडेंस दिए गए हैं उनके आधार पर ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा नगर निगम को फटकार लगाई गई है और उनसे पूछा गया है कि इस स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।